हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम आज इस वीडियो में साइंस के चैप्टर 1 करेंगे, फिजिक्स का, जिसका नाम है क्या, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश, लाइट किसे कहते हैं। तो दिया हुआ है कि क्या, कि प्रकृति में पाई जाने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकृति में, हम लोग के प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है किसको, अच्छा, तो सूर्य को। सूर्य के से प्रकाश पृथ्वी पर तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। मतलब क्या, कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी तक आती है, तो वो किस रूप में आती है, तो तरंगों और विद्युत चुंबकीय के रूप में। इन तरंगों को किरण कहते हैं। जो तरंगे सूर्य से पृथ्वी तक आती है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, जिनकी निर्वात में चाल, इसकी मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये किरण पृथ्वी पर पदार्थों से टकराकर निम्न 3 प्रकार में प्रदर्शित होती है। कैसे कैसे, तो पहला होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन और एक होता है प्रकाश का विवर्तन। तो हम एक एक करके समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण को किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या, कि जो कोई भी प्रकाश आई, सूर्य से प्रकाश है या फिर सूर्य से प्रकाश है या फिर कोई भी प्रकाश आती है और कोई सतह से टकराकर, यानी ये सतह हो गई हमारी और यहाँ से कोई सूर्य की प्रकाश आ रही है और ये टकराकर वापस उसी दिशा में, मतलब जिधर से आई थी उधर ही चली गई, तो वही उसका क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से, यानी कि जो पृष्ठ उसको परावर्तित कर दे, तो परावर्तित करके पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो परावर्तन के 2 नियम है। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना के दौरान आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या है, कि जब भी ये कोई पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, एक ये हो जाए आपकी क्या, आपतित किरण, जो सूर्य से प्रकाश आ रही है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और ये यहीं से टकराकर वापस चली गई उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो वो क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। तो वो तीनों ही क्या है, तीनों ही एक ही तल में है। तो ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या है, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, यानी किसको बोलते हैं, आई। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच के अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित कोण, यानी कि इसको कोण आर लिखते हैं। आपतन कोण को कोण आई लिखते हैं और परावर्तन कोण को क्या लिखते हैं, कोण आई। तो ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, कि फिर आगे दिया हुआ है कि ऐसे पृष्ठ जो आपतित प्रकाश की किरण को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज देता है, परावर्तित पृष्ठ कहलाता है। तो अभी बताया कि परावर्तित पृष्ठ क्या है, कि ऐसा पृष्ठ जो आपतित प्रकाश, यानी जो प्रकाश आ रही है को क्या कर लेता है, वापस उसी माध्यम में भेज देता है। उसी पृष्ठ को, वैसे पृष्ठ को क्या कहेंगे, तो परावर्तित पृष्ठ कहेंगे। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, माध्यम, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ माध्यम। तो माध्यम क्या क्या हो सकता है, तो माध्यम जल हो सकता है, वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, माध्यम हो जाएगी। अब कह रहे हैं निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहाँ वायु अनुपस्थित होती है। तो निर्वात को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो निर्वात वैसा माध्यम होता है जहाँ कुछ भी वायु नहीं होती, वायु की कोई मात्रा नहीं होती है। कह रहा अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो जैसे दिया हुआ है माध्यम क्या, जल है, वायु है और निर्वात। तो जैसे जैसे माध्यम बदलेंगे प्रकाश की चाल भी क्या होगी, बदलेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ वायु क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, आगे है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ ये दिया हुआ था, अभी पढ़े थे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 3 लाख पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 10⁸ है ना, तो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। फिर प्रकाश भी निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो प्रकाश भी क्या करता है, विद्युत चुंबकीय के रूप में गमन करते रहता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल में परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या कि एक माध्यम से, मान लीजिए कि कोई ऊपर कोई जल वाला माध्यम है और नीचे कोई वायु का माध्यम है, ठीक है। इसको हम अच्छे से पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए जहाँ भी माध्यम संघनित होता है, जहाँ ज़्यादा कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसके कण ज़्यादा होते हैं उसको सघन माध्यम बोलेंगे, और जहाँ पे कणों की मात्रा कम हो जाएगी उसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो जहाँ वायु होगा, वायुमंडल में क्या होगी, विरल माध्यम। अगर वायु और वायु यानी कि निर्वात एक जगह निर्वात ले ले, ठीक है, एक निर्वात ले लेते हैं और एक ले लेते हैं आपकी क्या, तो जल ले लेते हैं। तो निर्वात एक हो गई, एक हो जाएगी जल। तो आप बताइए इसमें माध्यम कौन विरल हो जाएगा, कौन सघन। तो जल के कण क्या होते हैं, आपस में थोड़े जुड़े होते हैं। द्रव के पद आप लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण किस में होता है, तो ठोस में। उसके बाद क्या होता है, जल में। उसके बाद क्या होता है, वायु में। तो ये निर्वात क्या, इसमें तो वायु है भी नहीं, इसमें भी जितने भी कण होंगे क्या होंगे, एकदम स्वतंत्र होंगे। तो ये हो जाएगी क्या, संगन माध्यम, और ये हो जाएगी विरल माध्यम। तो ये कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब क्या कि कोई यहाँ पे एक है, इसको लिख देते हैं, मान लीजिए कि संगन माध्यम, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे ये हो गया संगन माध्यम, ये हो गया हमारा क्या, संगन माध्यम, और ये हो गया आपका क्या, विरल माध्यम। तो अब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण कोई आएगी तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने थोड़ा सा रास्ता क्या कर लेती है, बदल देती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है क्या। तो पहले नंबर तो प्रकाश के परावर्तन के हम लोगों ने 2 नियम पढ़े। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन, तो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में होता है। अपवर्तन के 2 नियम में पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों ही क्या होती है, एक ही तल में होती है। अगला क्या है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि क्या कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ, और थोड़ा सा वो विचलित भी होगी तो क्या होगी, अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों ही क्या होंगे, बराबर। और पहला है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का विवर्तन समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का किसी अवरोध से टकराकर उसकी छाया में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। मतलब क्या कि हमारे वायुमंडल में तो बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, और उससे टकरा कर क्या होता है कि प्रकाश की किरण उसकी छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो यही उसका क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कह रहा है कि परावर्तन के नियम सभी प्रकाश के पृष्ठों के लिए लागू है। जितने भी पृष्ठ हैं वो सभी के लिए लागू है। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश की अनुपस्थिति रहेगी तो वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। कह रहे हैं प्रकाश की किरण वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है, जहाँ रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा कर सीधे उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर, हमारी आंखों में प्रवेश करके कहाँ बन जाता है उसका प्रतिबिंब, रेटिना पर। तो वो रेटिना पर बन जाती है। फिर कह रहा है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें प्रकाश किरण टकरा कर दर्पण से प्रवेश करती है। तो क्या कह रहा है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमसे प्रकाश की किरण टकरा जाती है, ठीक है, और दर्पण में प्रवेश करती है। तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण में। प्रतिबिंब से किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है। अब वो प्रतिबिंब जो हमारे दर्पण में बना हुआ है वहाँ से टकरा कर क्या करेगी, हमारी आंखों में प्रवेश कर जाएगी। तो हमारी आंखों में परिवर्तन यानी प्रतिबिंब यानी चित्र बन जाता है, तो हम दिखाई देने लगते हैं। तो दर्पण में हम कैसे देखते हैं, तो दर्पण में क्या होता है कि सबसे पहले हम दर्पण के सामने जब हम खड़े होंगे तो क्या होगी, हमारे से प्रकाश की किरण टकरा कर कहाँ जाएगी, दर्पण में प्रवेश करेगी। और दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उससे टकरा कर प्रकाश की किरण वापस हमारी आंखों पर आएगी, तब हम अपना चित्र क्या कर लेंगे, कोई ना कोई दर्पण में देख पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन तीनों आपको समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जब हम आती है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। पहला था परावर्तन, ठीक है। तो क्या परावर्तन पर कि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाने की घटना ही को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और अगला था प्रकाश का विवर्तन, किसको कहते हैं, तो प्रकाश की किरण का किसी अवरोध से टकराकर उसकी छाया क्षेत्र में प्रवेश करना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे समझते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है।
तो दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। क्या है कि दर्पण दो पदार्थों के समायोजन से बना होता है। तो दर्पण दो पदार्थों के समय दो चीज़ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, दर्पण। ठीक है, तो कौन कौन सा, तो एक होता है पैलेडियम तथा एक होता है परावर्तक पृष्ठ। तो एक होता है पैलेडियम तथा दूसरा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। पैलेडियम पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हुई होती है। तो क्या कहता है, पैलेडियम जो पृष्ठ होता है उस पर क्या किया जाता है, उसको पॉलिश कर दिया जाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तो परावर्तक जो प्रतिबिंब को आकर वापस भेजेगी उसको कहेंगे क्या, परावर्तित। और जो पीछे का जो पृष्ठ रंग दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, पैलेडियम। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है क्या, गोलीय दर्पण। अब यही गोलीय दर्पण के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण समझेंगे, तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषता होती है। जो समतल दर्पण होती है, जो हम लोग घर में अपना यूज करते हैं अपने फेस देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है समतल दर्पण। तो उसकी विशेषता देखेंगे कि उसकी विशेषता क्या क्या है। पहला है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है। मतलब क्या कि अगर कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर का है और उसको समतल दर्पण में दिखाया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। मतलब कि हम लोग का जितना बड़ा फेस होता है, हमारे प्रतिबिंब, हमारे दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा हमारा फेस होता है। अगला क्या है कि दर्पण, समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। तो जो दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। अगला क्या है कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप बिंब के वस्तु को रखते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई दर्पण रख लिए, ठीक है, अब यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप कोई चीज़ वस्तु रख दिया। मान लीजिए कि एक कोई मोमबत्ती रख लिए, ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यही यहाँ से दर्पण के 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक प्रतिबिंब बनेगा, यही मोमबत्ती का प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण से आप 5 सेंटीमीटर वस्तु को दूर रखे हैं, बिंब को दूर रखे हैं, तो दर्पण के 5 सेंटीमीटर पीछे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यही तीन चीज़ क्या हो जाएगी, समतल दर्पण की विशेषता। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, यही दिया हुआ गोलीय दर्पण। तो ये क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। ठीक है, तो कह रहा है यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन, तो एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो कह रहा है उत्तल दर्पण के बारे में, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ क्या हो, उठा हुआ हो। यानी कि जिसका परावर्तक, जहाँ से प्रकाश को क्या करना क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट, वापस भेजना है, उसका वो वाला पृष्ठ क्या किया जाएगा, उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये हम अपना दर्पण बना लेते हैं, तो इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ठीक है, और ये वाली क्या करेगी, प्रकाश को क्या करेगी, परावर्तित। तो ये वाली हमारी दर्पण क्या हो जाएगी, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे फिगर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि कोई दर्पण बना लिए, ये रहा हमारा दर्पण। ठीक है, इसका ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, कोई प्रकाश की किरण इससे आएगी, टकराएगी और वापस क्या हो जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पीछे वाले भाग पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, उत्तल दर्पण बन जाएगी। ठीक है, अगला अवतल दर्पण में क्या दिया हुआ है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकैव लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकैव लेंस, और इसको बोलते हैं कॉनकैव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनवैक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है किसका, ये है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, धंसा होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये धंसा हुआ है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से ये क्या कर देगा, वापस भेज देगा, इधर से वापस भेजेगा कहीं से। ये वाला इसके पीछे का भाग क्या किया गया है, कलई किया गया है, यानी पेंट किया गया है। अगला है यहाँ पे बनाया हुआ किसका, उत्तल दर्पण। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या उठा हुआ है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और इधर से क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी वापस परावर्तित कर देगी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तल दर्पण। तो ये समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उससे उत्तल, उससे उठा हुआ। तो इसका मतलब आप ऐसे याद रखेंगे ट्रिक एक लेके कि क्या, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहेगा, उससे उठल, उससे उत्तल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अवतल में क्या होता है, धंसा होता है। अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और केव मतलब आपको पता है कि क्या होता है, गुफा होता है। और इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गुफा की तरह धंसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। क्या कहेंगे, कॉनकेव। और इसको क्या कहेंगे, कॉनवेक्स। इसको क्या कहेंगे, कॉनवेक्स। इसका परावर्तक पृष्ठ, यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, उठा हुआ, और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, तो धंसा हुआ होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दी हुई है। जैसे कि कोई दर्पण अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे कोई दर्पण बनाएंगे, इसमें कुछ पॉइंट होता है, जैसे वक्रता बिंदु, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीज़ें। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर में समझेंगे कि ये सारी कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या,
ध्रुव, ध्रुव किसे कहेंगे तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र विद्युत बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मतलब क्या कि कोई भी अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं दर्पण, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, तो जहाँ से कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, और यहाँ से ये क्या करेगी, परावर्तित होना शुरू कर देगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इधर इधर, तो मतलब कि जिस बिंदु से वो परावर्तित होना शुरू करेगी, परावर्तित होगी, वही उसका क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है। आगे है वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो गोलीय यानी दर्पण के दर्पण को गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। जैसे कि ये एक गोला हो गया, इसका अगर हम ये वाला भाग, ये वाला सारी चीज़ क्या कर दे, इसका मिटा दे, ठीक है, इसका क्या कर दे, मिटा दे, अरे रुकिए, इसका क्या करते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, तो मिटा दिया, तो ये आपको क्या दिख रहा है, आपको अभी यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, क्योंकि यह इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, धंसा हुआ है, तो यही कह रहा है कि कटा हुआ भाग है और गोलीय का केंद्र, अगर ये गोला है तो इसका तो जरूर कहीं ना कोई केंद्र होगा, क्योंकि बिना केंद्र या बिना त्रिज्या का तो कोई गोला बन नहीं सकता है। तो ये हो गया, कह रहा है कि भाग गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता, यानी कि गोले का जो केंद्र था यही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, यही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये उसका क्या हो जाएगा, सेंटर, और ये उसका क्या हो जाएगा, पोल, और इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब मुख्य अक्ष पे आते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली अगर हम बना दिए यहाँ पे क्या, दर्पण, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पी होगा यानी पोल होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे केंद्र सी लिख दे तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे मुख्य अक्ष, इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा मोटा कर लेती हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। आगे है क्या है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस किसको कहेंगे, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब वो तो सारी चीज़ सब में आती है, ठीक है। अब हम अवतल दर्पण का पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। मतलब क्या कि यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझ रहे तो पहले अवतल दर्पण, तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण से कह रहा है कि अवतल दर्पण, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, ठीक है, इसको आपतित किरण कहेंगे, और ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगी, तो कह रहा है कि सॉरी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अब फिर से बनाते, देखिए ये वाली कोई क्या हो गई, अवतल दर्पण, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण क्या करेगी, गई यहाँ पर, ये कोई प्रकाश की किरण गई उसके समानांतर, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, दूर, और यहाँ से ये परावर्तित करके यहाँ पर, ये देखिए सीधा सीधा नहीं बन पा रहा है मेरे से, देखिए यहाँ पे कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष, इसके समानांतर एक प्रकाश गई, ठीक है, और ये क्या कही, आपतित किरण, और ये क्या करेगी, यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर, और यहाँ पे इसका क्या है, पोल, और ये जिस बिंदु से परावर्तित होकर जाएगी यही इसका क्या कहलाता है, फोकस। जितने भी प्रकाश जाएगी, इधर से भी जाएगी तो ये इसी से होकर जाएगी, इधर से भी कोई प्रकाश होकर जाएगी फिर यहीं से जाएगी, मतलब कि कहीं से भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है लेकिन वो परावर्तित होगी किसी एक बिंदु से, वही उसका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। आगे है उत्तल दर्पण का फोकस किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बनाना है हमको, उत्तल दर्पण। तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा रहेगा, तो परावर्तक पृष्ठ इसका उठा हुआ रहेगा। अब बताइए अगर ये गोला है तो गोला का तो केंद्र ये इधर ही होगा, तो ये हो गया गोले का केंद्र, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर, और ये इसका क्या हो जाएगा, पोल। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्रकाश किधर, बाएं साइड से ही आएगी। तो जब भी कभी प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या हो जाएगी, वापस ये हो जाएगी क्या, परावर्तित करेगी। तो ये परावर्तित तो करेगी, इधर परिवर्तित कर देगी, और इसका ये हो जाएगा क्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से हम यहाँ से इधर जो भी यानी कि दर्पण के जो भी पीछे के साइड बनेगी प्रतिबिंब वो क्या हो जाएगी, आभास, यानी क्या हो जाएगी, वो प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब वो नहीं होती है,
ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो उत्तल दर्पण में भी होता है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा क्या है? दर्पण। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पोल, और यहाँ पे क्या है? सेंटर। और यहाँ पे कोई किरण आई और वापस परावर्तित होकर यहाँ से गई तो ये इसका क्या हो जाएगा? फोकस। ठीक है, अब फोकस हो गया, यानी कि अब पोल और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और ये बताइए आप किस प्रकार का ये दर्पण हो गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ से कोई किरण परावर्तित हुई है इसलिए वो इसका उभरा हुआ पृष्ठ कैसा रहेगा? रंगा हुआ रहेगा। तो हो गया इसमें। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फोकस दूरी। तो ये समझ ही में आ गया हम लोगों को कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आ गया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको आया मज़ा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।